नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। पिछले 2 साल में सरकार ने कितना दम दिखाया है, 2 में कितना दम है, इसका जवाब हम आपके लिए तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के रास्ते पर कहां तक सरकार निकली है, आपके लिए कितना विकास अभी तक उस रास्ते पर हुआ है। रास्ते की बात कर रहे हैं तो नितिन गडकरी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस शो में हम सभी मंत्रियों से पूछते हैं कि क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, और इसका फॉर्मेट खास हम 2 पर ही आधारित रखते हैं। तो इसीलिए जब हम शुरुआत करेंगे तो मैं चाहूंगी कि 2 मिनट के भीतर अगर आप अपनी उपलब्धियों को बता दें हमारे सभी दर्शकों को। देखिए, हमारे सेक्टर में जब हमारी सरकार आई तो 2 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन आया था, और आज हम लोग 24 से 25 किलोमीटर पर डे तक आए हैं। तो रोड सेक्टर में 26 मई को जब हम पूरे करेंगे तो हमारे पूरे डिपार्टमेंट में शिपिंग और रोड दोनों मिलाकर हम 2.5 लाख करोड़ के नए काम हमने अलॉट किए हैं। दूसरी उपलब्धि ये है कि मैं जब मंत्री बना तो मेरे डिपार्टमेंट में 403 प्रोजेक्ट्स जो करीब 3,85,000 करोड़ के बन पड़े थे, उसका काम लगभग बन पड़ा था। बैंक वाले भी तकलीफ में आए थे, कॉन्ट्रैक्टर भाग गए थे, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस नहीं थे, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रॉब्लम थे। हमने 41 प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए और 3-4 प्रोजेक्ट और शायद टर्मिनेट करेंगे। पर आज के स्थिति में हमने लगभग 95% प्रॉब्लम सॉल्व किए। दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट सब बंद पड़े थे, जब उसमें अच्छा काम अब शुरू हुआ है, लगभग वो ख़त्म होने के कगार पर है। और करीब 15-16 प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ को छोड़कर हमने लगभग इसमें से मार्ग निकाल लिया है। तीसरी उपलब्धि बहुत बड़ी हमारे डिपार्टमेंट की यह है कि हमारे 12 मेजर पोर्ट्स और विशेष रूप से हमारी 3 फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन, कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारा प्रॉफिट पहली बार हमारी और ऑर्गेनाइजेशन 6,000 करोड़ से प्रॉफिट में है। और हमारी वर्ल्ड के जो प्रोग्रेसिव हिसाब से 4.36% हमारा एफिशिएंसी और बिजनेस बढ़ा है। दूसरी ओर जो हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर के पोर्ट्स थे, उसके तुलना में पहली बार इस साल हमारा 2.46 ग्रोथ पॉजिटिव है, और वो 1.5% पीछे है। तो ये उपलब्धि जो है ये विशेष रूप से है। और इनलैंड वाटरवेज में जो अनेक सालों से बात होती रही है, हमने गंगा में काम शुरू किया है। 3 जगह पर वर्क ऑर्डर दिए हैं, मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, 40 जगह वाटर पोर्ट बना रहे हैं, 5 जगह पर मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। हाँ। और वाराणसी टू हल्दिया 1620 किलोमीटर का काम हमने शुरू किया। आपके 2 मिनट पूरे हो गए हैं, इसलिए अब मैं विस्तार से आपसे ये सारी चीज़ें जानूंगी। यानी कहने का मतलब ये कि काम ने रफ्तार पकड़ी है, जो रोड ब्लॉक्स थे वो इस रोड पर से हट गए हैं। लेकिन शिकायत तो आपने ये भी की थी कि आपके मंत्रालय को ही क्लियरेंस लेने में दिक्कत हो जाती है दूसरे मंत्रालयों से। देखो, मैंने शिकायत नहीं की। हाँ। मेरी बात को आप समझिए कि हमने 850 एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऐसे सरकार ने लिए हैं जिसमें काफ़ी बदल हुआ है। मेरे डिपार्टमेंट में 21 कैबिनेट डिसीजन, कैबिनेट नोट गई है, और उसके कारण हमने चेंजेस किए हैं। इसके बावजूद भी आज प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर मीटिंग होती है, कमिटी आज बनी है, तो कमिटी में डिसीजन होने के बाद उसके मिनट साइन करने के लिए 15 दिन, 20 दिन, महीना भर लगता है। तो इसमें डिले होता है। तो अभी भी ये अवसर हमारे लिए है कि हम लोग सिस्टम को और इम्प्रूव करें और उसका समय कम करें। ये हो रहा है इम्प्रूव? हाँ, बिल्कुल। मेरे डिपार्टमेंट में लगातार मैं निर्णय करते रहता हूँ। कुछ ऐसे हाईवेज हैं जो पता नहीं कितने समय से अटके पड़े हैं, वहाँ के लोगों को आदत हो गई है कि ये हाईवे तो बस ऊपर से गुजरेगा, इस पर से गाड़ी नहीं जा सकती है। दिल्ली जयपुर हाईवे 3 साल की देरी से ही चल रहा था, इंतजार ही करना पड़ रहा था उसका। नागपुर जबलपुर हाईवे 10 साल की देरी, मुजफ्फरनगर देहरादून हाईवे जो है 4 साल की देरी। क्या रफ्तार की गाड़ी? आपने अच्छा किया, अभी 3 प्रोजेक्ट का कारण समझ लो। हाँ। ये नागपुर जबलपुर हाईवे में ये फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के देहरादून इंस्टीट्यूट ने कहा था, ये मेरे नागपुर से नज़दीक है, कि जो टाइगर है ये पेंच में, और हमारा जो टाइगर का मध्य प्रदेश का एरिया आता है, तो ये टाइगर जो है ये जाने के लिए आप 1200 करोड़ के एलिवेटेड रोड बनाओ ताकि टाइगर नीचे से जाए। तब मैं ये प्रोजेक्ट बन पड़ा था, क्योंकि वहाँ ग्रीन जज और फिर ये काउंसिल में अपना ये ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस आई, मामला कोर्ट में था, काम बन पड़ा था। मैं मिनिस्टर बनने के बाद नागपुर हाई कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया, फिर नागपुर हाई कोर्ट के निर्णय को फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टे किया,
फिर ग्रीप रिन्यूएबल टेंडर निर्णय सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया उस रोड पर और रोड का काम जोरों से शुरू हुआ। दिल्ली के जयपुर का पूरा काम बंद पड़ा था क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी चला गया था, 13 बैंकर्स थी, उनका कंसोर्टियम था। अब उसमें लगभग 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। इस साल दिसंबर में पूरा काम हो जाएगा। 52 फ्लाईओवर्स पूरे हुए। जो दिल्ली जयपुर जाते होंगे, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पहले 5 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे और 3 घंटे में गए। पता सच क्या है ये लोग बता पाएंगे, मैं इस रोड पे तो नहीं जाऊँ। जो देहरादून का रोड था वो मैंने खुद इंस्पेक्शन किया, वो भी बंद पड़ा था। अब वो मुजफ्फरनगर से देहरादून का रोड भी करीब 85% पूरा हुआ है। आने वाले 4 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। पर ये प्रोजेक्ट किसने रोके थे? आप इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कराते? हर प्रोजेक्ट रोकता तो कोई इस देश में ऐसा माहौल है कि कोई काम करो करके नहीं बोलता, जो आता है वो बोलता काम बंद करो। कई आता है तो ग्रीन जस्ट स्टे देते, कभी हाई कोर्ट स्टे देता है, कभी सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है। तीनों ने दिया तो लोग कोर्ट में जाते, उसके कारण स्टे मिलता है। उन्होंने क्लियर किया तो कोई लैंड एक्विजिशन का मामला कोर्ट में जाता है। उन्होंने क्लियर किया तो कोई इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाला एक पीएल डाल के रोक देता है। देश का ऐसा माहौल अगर विकास के लिए रहेगा तो कौन काम कर पाएगा? इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीयूष गोयल जी आए थे, वहां पर उनसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा किसकी सुनते हैं? उन्होंने कहा नितिन गडकरी जी की। ये बात सच है? नहीं, मैं पहले से थोड़ा बेबाक हूँ और मैंने कभी छल कपट और कारस्तान की राजनीति नहीं की है और मैं राजनीति के लिए वैसे भी मिसफिट हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस मेरे आइकॉन हैं और उनका सादा जीवन मैंने नज़दीक से देखा है। तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और सबसे मेरा अप्रोच होता है। तो कभी कभी अगर मुझे कुछ बात लगती है तो अगर वो एक आधा व्यू पॉइंट किसी को पसंद है ना है, पर मैं बोलता हूँ, मीडिया में भी बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। तो एक आधे बार बोलते समय तो कभी कभी मैं अपनी बात मोदी जी को कहता हूँ ऐसा मत करिए, ये नहीं करना चाहिए, इसका ये नुकसान होगा। पर अल्टीमेटली वो लीडर है, वो जो निर्णय करेंगे वो मान्य करते हैं। तो मैं बहुत सी बातों पर अपने व्यू बोलता हूँ, इसलिए पीयूष जी ने कहा होगा। और बहुत बार मोदी जी अगर मेरी बात सही रहती है तो कहते कि ये सही है। तो कभी कभी मेरे कारण कुछ कैबिनेट मिनिस्टर की नोट वापस हो जाती है तो बड़ा वो नाराज़ होते हैं मेरे ऊपर। तो वो बोलते हैं कि पहले तुम बताओ यार, तुम जाके अंदर विरोध मत करो। तो मैं देख लेता हूँ, बोलता नहीं अच्छा मैं सपोर्ट करूँगा। आपको पता ही होगा कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और हमको संघ में सिखाया था मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। तो लोगों के हित में जितना हो सकता है उतना काम करना मैं हर समय सोचता हूँ। और मुझे इस बात का दुख है कि मैं 50% लोगों की जान बचाना चाहता हूँ पर मैं इस क्षेत्र में अभी तक ज़्यादा काम नहीं कर पाया हूँ। तो ये कुछ बातें मैं फेल्योर्स को भी स्वीकार करता हूँ। नितिन जी, आपने संघ की बात छेड़ी है तो मैं ये आपसे समझना चाहूँगी कि संघ मतलब हिंदुत्व या संघ मतलब राष्ट्रवाद? क्योंकि हमेशा उसे समुदाय विशेष से जोड़कर। आपने कभी विवेकानंद जी को पढ़ा होगा? मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि ये पसोपेश कहाँ से आया, ये क्यों असमंजस डाला गया? ये एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है लेफ्टिस्ट थिंकिंग की है, जो मोदी आने के कारण संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बना, भाजपा का राजा इसे अस्वस्थ है। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की थ्योरी है, वो चलाते रहते हैं। हिंदुत्व ये रिलीजियस कंसेप्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की व्याख्या की, इट इज़ ए वे ऑफ लिविंग। और विवेकानंद जी ने अमेरिका में भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत की बात की है, वो हिंदुत्व की बात की है, वो भारतीयत्व की बात की है। और वो एक हम जीवन दर्शन है। और हिंदुत्व ये जात और धर्म के साथ जुड़ी हुआ रिस्ट्रिक्टेड कंसेप्ट नहीं है। असले हिंदुत्व ये एंटी मुस्लिम है और एंटी माइनॉरिटी है, ऐसा अपप्रचार गलत है। कुछ राजनीतिक लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए। उनका सबसे बड़ा कैपिटल है फियर, डर। और वो आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी हमारे बारे में माइनॉरिटी के मन में, शेड्यूल ट्राइब के मन में, शेड्यूल कास्ट के मन में और गरीब के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। क्या आपकी खुद की पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो इस तरह के कुछ मैं आपको बोल देता हूँ, फिर आप सवाल पूछिए। तो ये जो है ये इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात है। राष्ट्रवाद ये ही हिंदुत्व का ही कंसेप्ट है, भारतीयत्व का कंसेप्ट है। और मैं जैसे काम कर रहा हूँ तो मेरे में फीलिंग है कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है देश के लिए काम करने की। मेरा कितने कांग्रेस के एमपी आते हैं चीफ मिनिस्टर, मैं उनके काम फटाफट कर देता हूँ, कोई भी पार्टी के हो। तो मुझे वो बड़े खुश होते हैं, बाहर भी जाके बोलते हैं। तो मुझे बोलते हैं ये तो बीजेपी वाला, इसने काम कैसे कर? देश बीजेपी का थोड़ी है, देश सबका है। और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी काम मैं कर सकता हूँ मैं काम कर दूंगा।
तो मुझे लगता है कि यही राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है कि देश की प्रगति हो, विकास हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलपमेंट होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार का निर्माण होगा, रोजगार का निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये कॉन्ट्रेडिक्टरी कंसेप्ट नहीं है, पर दुर्भाग्यवश इसके बारे में इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन है। वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण इसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, पर सच्चाई समझेंगे तो लोगों के ध्यान में आएगा। सिर्फ वैसी विचारधारा वाले पत्रकार या राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार हैं? क्या अंदर के कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के बयान दे देते हैं जो शायद नहीं देने चाहिए, जो विरोधाभास से भरे होते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है? जिन लोगों को मैं जानता नहीं, जो पार्टी में नहीं है, वो आप राजनाथ सिंह पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, मैं अध्यक्ष हूँ, हमारी प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, मोदी जी की प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, और कोई लखनऊ कानपुर में कोई गांव में कोई बोलता है उसको दिन भर 24 घंटे चला दी, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने इस पर ये कहा। अब इसलिए अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अमित शाह बोल रहा है, नितिन गडकरी बोल रहा है, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, अगर अरुण जेटली बोल रहे हैं, सुषमा स्वराज बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, कुछ गलती हुई तो हमको पिटने का काम करो। नहीं, कोई मंत्री बोलता है तो नहीं। अरे आए नए नए लोग आए हैं, नए कलाकार है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है उनको हम उनको समझाते हैं। अमित शाह भी डटाते, मैंने भी अपने यहाँ बुलाकर बहुत मंत्रियों को कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर चुपचाप अकेले में कहते, धीरे धीरे सुधर जाएंगे सब लोग। आप मंत्रालय के बारे में बात करना चाहते थे, हमने तमाम तरह की बातें की हैं, अब कुछ चुनावी नतीजों पर भी बात हो जाए। असम के जो नतीजे आए हैं और बाकी इलाकों में जिस तरीके से बीजेपी की पैठ बनी है, उससे खुशी हुई होगी, संतुष्टि हुई होगी, लेकिन क्या जीत में भी कोई सबक आपने देखा? मसलन ये कि एक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का नाम अगर बताया जाता है तो लोग ज़्यादा उस ओर मुड़ते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये चुनाव की जीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, हम कभी महाराष्ट्र में नहीं जीतते थे, गोवा में नहीं जीतते थे। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र जीते, गोवा जीते, कर्नाटक जीते, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल हम जीतते आए। अब वो क्या हुआ कि पहली बार हमारी नॉर्थ ईस्ट में आसाम में सरकार बनी है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। ममता बनर्जी ने एक दिलचस्प विश्लेषण किया आपकी जीत का। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े एसेट हैं राहुल गांधी। मैं तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर कांग्रेस का नेतृत्व ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो है, जो उनकी इकोनॉमिक सोच देश के लिए घातक है, ऐसी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कुछ इंटेलेक्चुअल्स उनको घेर कर मिसगाइड करते हैं। देश के हित में राहुल गांधी जी ने अच्छे सलाहकार चुनने चाहिए, और लोकतंत्र की यशस्विता के लिए विपक्ष भी उतना ही ताकतवान चाहिए, और गुणात्मक संघर्ष लोकतंत्र में होता है तो अच्छा है। कई बार आपको बहुत से इंटरव्यू में गुनगुनाते हुए सुना है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और जनता के अच्छे दिन आ गए हैं, तो इस मौके पे कुछ आप गुनगुना दे तो बहुत अच्छा होगा। ये तो मैं गुनगुना, अभी घर में मैं बाथरूम सिंगर हूँ मैं बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, पर मैं अब पब्लिकली गाऊंगा नहीं, कि मैं गाया तो सब मीडिया में तुरंत वो चालू हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार इंदौर में सामने एक भी टीवी नहीं था, तो मुझे लगा कोई जाएगा नहीं, तो मैंने एक गाना गाया। गाने गाया क्या, मेरा गाना खत्म हुआ, देश के पूरे चैनल पर मेरा गाना चल रहा था। तो आपको मैं अकेले में कभी घर में आइए तो जरूर सुनाऊंगा। हाँ जी सर। मैं एक बार यही पूछूंगी कि आप खुद अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? मैं और ज़्यादा गति से काम करने की कोशिश करूंगा। हमारा देश आगे जाए, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बने, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त बने, और इतना देश का विकास हो कि दुनिया में हमारे नंबर 1 पर हमारा देश पहुँचे। यही मोदी जी का और हमारा सबका मिशन है, और हम उसी के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। हम सत्ता पे रहे या न रहे, ऐसे भी लोग आते हैं जाते हैं, पर यह देश आगे जाना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए, यही हमारी विचारधारा और यही हमारा मिशन है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।